हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। चलिए आज हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आज मैं एक और वीडियो ऐड करने जा रही हूँ एज पर आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो आज हम लोग स्प्रेडशीट की बात करने वाले हैं, जिसको हम एक्सेल की वर्कशीट भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली हम एमएस एक्सेल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक स्प्रेडशीट क्या होती है? तो स्प्रेडशीट बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होती है रोज और कॉलम का। ठीक है, मतलब रोज और कॉलम का सेट ही क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट कहलाता है या फिर वर्कशीट कहलाता है। ठीक है, तो रोज हमारी हॉरिजेंटल होती हैं और कॉलम्स हमारे वर्टिकल होते हैं। ठीक है, ए स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट। तो स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी कहते हैं और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, A spreadsheet is used to record, calculate and compare numerical और financial data। तो हम स्प्रेडशीट का यूज किस लिए करते हैं? अपने डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अपने फाइनेंशियल डेटा को, इसलिए हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। मतलब हम अपनी वर्कशीट पे ही कोई चीज कैलकुलेट कर सकते हैं या रिकॉर्ड करके रख सकते हैं या फिर कोई भी चीज कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम स्प्रेडशीट पे कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन समटाइम्स रिफर टू सिंपली एज स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज अस टू ऐड, इंटर एंड प्रोसेस डेटा। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें हमें ये परमिशन मिलती है कि हम उसमें ऐड कर सकते हैं डेटा को और प्रोसेस भी कर सकते हैं डेटा का। ठीक है, मतलब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस कर सकते हैं, चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, डेटा का रिकॉर्ड रख सकते हैं। ये सारी चीजें हम स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। चलिए अब इसका इमेज भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारी स्प्रेडशीट कहलाएगी। ठीक है, ये शीट 1 है। उसी तरीके से एक शीट और क्रिएट हो सकती है, अदर शीट भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये शीट का टैब है, इसका नेम हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी रखना चाहें। ये हमारे रोज और कॉलम्स हो गए। ठीक है, चलिए तो ये हमारी रो हेडर है, ये हमारी एक्टिव सेल है, A1 इसको कहेंगे हम। ठीक है, और ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, ये हमारा फॉर्मूला का टूल बार है। कोई फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इसमें शो करेगा। और ये बुक 1 एक्सेल जो लिखा है, ये हमारा टाइटल बार है, ये हमारा सर्च बार हो गया, ये हमारे रिबन है। ठीक है, और ये स्प्रेडशीट का वर्क एरिया है, यहीं पे हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और ये हमारा कॉलम हेडर है। तो बेसिकली इसी को हम वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जूम स्लाइडर है, जहां से हम अपनी शीट को जूम भी कर सकते हैं। ये पेज व्यू बटन्स है कि हम अपने पेज को कैसे व्यू करना चाहते हैं। और ये हमारा शीट टैब है, यहाँ से हम और शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो प्लस का बटन बना हुआ है, इसी पे क्लिक करके। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट हैज रोज एंड कॉलम्स। ये हमें क्लियर ही है कि स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम्स होते हैं और उसी में हम कैलकुलेशन करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं या न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, रोज आर नंबर्ड न्यूमेरिकली। तो रोज को नंबर्स में के फॉर्म में दिखाया गया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, एंड कॉलम्स आर नंबर्ड अल्फाबेटिकली। और कॉलम्स को अल्फाबेट के फॉर्म में दिखाया गया है, ABCDEF। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। और जो इंटरसेक्शन होता है रोज और कॉलम का, वही क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है, A cell is identified by a combination of letter and a number corresponding to a particular location within the spreadsheet। तो लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन ही सेल कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये कौन सी सेल है, ये A1 सेल है। ठीक है, उसी तरीके से ये A2 सेल है, ये B1 सेल है, ये B2 सेल है। ठीक है, तो एक लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है, A cell is identified by a combination of letter and a number corresponding to a particular location within the spreadsheet। ठीक है, तो सेल क्या है? लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, यानी रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए तो ये हमारी A1 सेल है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के। ठीक है, तो ये समझना, अंडरस्टैंड करना आसान है। ठीक है, इसमें ऑपरेट करना, कैलकुलेशन करना आसान है। इट इज रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर टेबुलेशन ऑफ डेटा। अगर हम किसी डेटा को टेबल के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। इट रिड्यूसेस मैनुअल वर्क एंड प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन रिजल्ट। तो ये हमारा मैनुअल वर्क कम कर देता है, क्योंकि हम इसी पे सारा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, सारा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसमें एक्यूरेसी के चांसेस 100% होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं हो सकती, हमसे भले हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। It exhibits data in a simpler and explainable form by presenting it in the form of। और स्प्रेडशीट में हम अपने डेटा को चार्ट्स, ग्राफ्स, पाई डायग्राम,
बार डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपनी टेबल्स भी बना सकते हैं और अपना चार्ट भी बना करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेशंस कैन बी मेड ऑटोमेटिकली। तो कैलकुलेशन अपने आप हो जाते हैं, हम जो है जैसे ही फॉर्मूला लगाते हैं या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला सेल में डालते हैं तो अपने आप कैलकुलेशन हो जाते हैं इसमें। ठीक है, ये भी एक इसका फीचर है। नेक्स्ट हम देखते हैं द डेटा इन इट कैन बी स्टोर्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विदाउट एनी हैसल। तो इसमें हम अपने डेटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि सेल रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ए सेल रेफरेंस आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ स्प्रेडशीट। तो सेल रेफरेंस क्या करता है, वो हमें आइडेंटिफाई कराता है कि हम एग्जैक्ट किस लोकेशन में हैं। ठीक है, इस सेल रेफरेंस आर यूज्ड इन फॉर्मूलाज, फंक्शंस, चार्ट्स, अदर एक्सेल कमांड्स एंड आल्सो रिफर टू अ ग्रुप ऑफ रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेल रेफरेंस क्या है, ये हम इसको फॉर्मूले में भी यूज करते हैं, फंक्शन में भी यूज करते हैं, चार्ट्स में भी यूज करते हैं, या अदर कमांड्स के लिए भी हम सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमको A1 सेल से B5 सेल तक का सम करना है। ठीक है, तो हम ये सेल रेफरेंस डालेंगे A1 से लेकर के B1 तक का और आगे लिख देंगे सम। तो यही क्या है, सेल रेफरेंस है। ठीक है, जिससे हमारा कैलकुलेशन पॉसिबल हो पा रहा है, सम टोटल निकल पा रहा है। ठीक है, इसी को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेंजेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रेंजेस आर आइडेंटिफाइड बाय ए सेल रेफरेंस। तो रेंजेस क्या है, वो सेल रेफरेंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सेल्स इन द अपर लेफ्ट सेल A1 एंड लोअर राइट सेल E2 कॉर्नर्स, द रेंजेस आर आइडेंटिफाइड यूजिंग कोलन। तो हम रेंजेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोलन के सिंबल से। जैसे A1 से E2 तक हमें ऐड करना है तो A1 से E2 तक दिया गया है, ये एक रेंज कहलाएगी। ठीक है, which tells Excel to include all the cells between these start and end points। तो A1 से लेकर के E2 के बीच में जितनी भी सेल्स आएंगी वो पूरी इस रेंज में आ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली रेंज क्या है, क्राइटेरिया है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके हम यहाँ तक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वही हमारी रेंज है। ठीक है, चलिए तो सेल रेफरेंस हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस की बात करें तो एक हमारी रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है और एक हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा सेल रेफरेंस रिलेटिव होता है, which means that as a formula or function is copied and pasted to other cells, the cell reference in the formula or function change to reflect the new location। ठीक है, तो होता क्या है, सेल रेफरेंस रिलेटिव तब होता है जब हम सेम फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं और एज इट इज वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वही हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाता है। चलिए अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समझते हैं। द अदर सेल रेफरेंस इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस विच कंसिस्ट ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर सराउंडेड बाय ए डॉलर साइंस। तो ये हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है जिसमें हम डॉलर का सिंबल लगा करके दिखा रहे हैं, जैसे $C से $4 तक का। ठीक है, तो C4 को सेलेक्ट करने के लिए ये हमने सेल रेफरेंस दिया है। तो यही हमारा एग्जांपल है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का। तो एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन वी वांट अ सेल रेफरेंस टू स्टे फिक्स्ड ऑन स्पेसिफिक सेल। ठीक है, विच मीन्स दैट व्हेन अ फॉर्मूला और फंक्शन इज कॉपीड एंड पेस्टेड टू अदर सेल्स, द सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला और फंक्शन डू नॉट चेंज। ठीक है, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है कि जैसा हमने फॉर्मूला कॉपी किया है एज इट इज दूसरी सेल में पेस्ट हो जाता है बिना किसी चेंजेस के, जबकि रिलेटिव सेल रेफरेंस में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए तो बेसिकली यही दो डिफरेंस है दोनों में। चलिए अब कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं या शॉर्टकट्स हम देख लेते हैं। तो इधर हमारे मूवमेंट है और दूसरा हमारी की स्ट्रोक है। ठीक है, तो अगर हम वन सेल डाउन जाना चाहें तो हम डाउन एरो की या इंटर की प्रेस करते हैं। अगर हम वन सेल अप करना चाहें तो अप एरो की प्रेस करते हैं। अगर हम वन सेल लेफ्ट करना चाहें तो लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं। राइट में जाना चाहें तो राइट की या टैब को प्रेस करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से टॉप ऑफ वर्कशीट जाना हो यानी सेल A1 पे जाना हो तो कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लास्ट रो, अगर हमें लास्ट रो में जाना हो तो हम कंट्रोल के साथ इंड की प्रेस करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम एक्सेल की वर्कशीट या स्प्रेडशीट पे हैं तो हम कंट्रोल के साथ होम की प्रेस कर देंगे तो हम A1 सेल पे पहुंच जाएंगे सबसे टॉप पे, और अगर हमको सबसे नीचे जाना है तो हम कंट्रोल के साथ इंड की प्रेस कर देंगे तो हम सबसे नीचे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करने वाली हैं, लेकिन मैं तब भी आपको थ्योरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है मूविंग कंसिक्यूटिवली टू द फर्स्ट एंड द लास्ट फिल्ड सेल ऑफ क्लस्टर ऑफ फिल्ड सेल्स इन अ रो बाय सक्सेसिव प्रेस। तो अगर हम डायरेक्ट मूवमेंट कराना चाहते हैं राइट एरो की का
मतलब अप से डाउन तक का, तो हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की या फिर इंड के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं, तो वो पूरा मूवमेंट होने लगता है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमको नीचे करना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हैं। फिर कह रहा है बिगनिंग ऑफ रो एंड बिगनिंग ऑफ कॉलम, तो अगर हमें रो या बिगनिंग ऑफ कॉलम पे जाना है तो हम होम की प्रेस करते हैं, अगर हमें सबसे ऊपर बिगनिंग में जाना है, चाहे वो रो के हो चाहे वो कॉलम के हो, ठीक है। और इंड पे जाने के लिए हम इंड की प्रेस करेंगे और टॉप पे जाने के लिए हम होम की प्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि स्प्रेडशीट में है, हम समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा लेबल्स, ठीक है। तो लेबल्स क्या है? ए टेक्स्ट और स्पेशल कैरेक्टर विल बी ट्रीटेड एज लेबल्स। तो जो एक टेक्स्ट या स्पेशल कैरेक्टर है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेबल्स। फॉर रोज और कॉलम्स और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशंस, लेबल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली, मल्टीप्लाइड, सब्ट्रैक्टेड इट्स। तो लेबल्स को हम मैथमेटिकली नहीं ट्रीट कर सकते। लेबल्स इंक्लूड एनी सेल कंटेंट बिगिनिंग विथ ए टू जेड। तो कोई भी सेल कंटेंट जो ए से जेड तक है वो हमारे लेबल्स में आ जाएंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी अमाउंट, इट्स विल बी टेकन एज लेवल्स। तो जिसमें हम अपना ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। इसमें कोई मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता, जबकि हम इसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं या मैच्योरिटी अमाउंट निकालते हैं। तो ए से जेड तक की जो हमारी सेल है कि कंटेंट है उन्हीं को हम लेबल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मीन्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ सेल्स। फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विथ एन इक्वल टू साइन। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वर्कशीट या स्प्रेडशीट में फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। When a cell contains a formula, it often contains references to other cells. तो जब भी कोई सेल फॉर्मूला कंटेन करती है तो उसके साथ अदर कंटेन करती है रेफरेंसेस भी अदर सेल्स के, ठीक है। सच a cell reference is a type of variable, और उसी सेल रेफरेंस को हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। Its value is the value of reference cell or some deviation of it. If that cell in turn reference other cells, the value dependent on the value of those. तो बेसिकली हम फॉर्मूला का यूज करते हैं इक्वल टू के साथ, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एक्सप्रेशंस का क्या ऑर्डर होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर मैथ यूजेस रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो कंप्यूटर की मैथ क्या यूज करती है? रूल अलजेब्रे का रूल्स यूज करती है, ठीक है। एनी ऑपरेशन कंटेन्ड इन ब्रैकेट्स विल बी कैरीड आउट फर्स्ट फॉलोड बाय एनी एक्सपोनेंट्स। तो कोई भी ऑपरेशन अगर हम ब्रैकेट के थ्रू कर रहे हैं तो वो फर्स्ट फॉलोड होगा एक्सपोनेंट से, ठीक है। आफ्टर दैट एक्सेल कंसीडर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन टू बी ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड कैरीज आउट दीज ऑपरेशन इन द ऑर्डर दे अकर लेफ्ट टू द राइट इन द इक्वेशन। जैसे कि हम इस इक्वेशन में समझते हैं, तो जैसे नेमिंग रेंज है, इफ फंक्शंस है और नेस्टेड इफ फंक्शंस है, ठीक है। तो ये तो आपका दूसरा टॉपिक आ गया। तो अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें तो जैसे हमें सम का फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले तो हम इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद हम सम लिखेंगे, फिर हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। बिना ब्रैकेट के ये फॉर्मूला को कंसीडर नहीं करता, ठीक है। तो हम सम लिखने के बाद अपना ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम सेल रेफरेंस देंगे या रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम A1 से हमें जो है B6 तक का सम करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। A1 सेमीकोलन और B1, ठीक है। B6 या B6 लिखेंगे तो A1 से B6 तक की रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, उसका सम टोटल इस सेल में आ जाएगा जहां पे हमने ये फॉर्मूला डाला है, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो नेमिंग रेंज क्या होता है, इफ फंक्शन क्या होता है, नेस्टेड इफ फंक्शन क्या होता है इसमें, ठीक है। तो पहला है हमारा नेमिंग सेल्स एंड रेंजेस। नेमिंग रेंजेस इन एक्सेल विल सेव टाइम फॉर राइटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज। तो ये जो एक्सेल का नेमिंग रेंज होता है ये हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में ज्यादा लिखने का टाइम बचाता है, ठीक है। द नेम कैन बी यूज इन अ प्लेस ऑफ सेल रेंज व्हेनेवर रेफरेंस। तो नेम का यूज हम जो है सेल रेंज में कर सकते हैं। जैसे D3 वी हैव इक्वल टू सम B1 F1, ठीक है। तो हमने ये नेमिंग रेंज दे दिया कि हमें B1 से F1 तक का सम चाहिए। तो यही है हमारा नेमिंग सेल्स एंड रेंजेस। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा इफ फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स वन वैल्यू इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इवेलुएटेड टू ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ इट इवेलुएटेड टू फॉल्स। तो इफ फंक्शन का यूज कहाँ किया जाता है? जब हमें किसी दो में से ट्रू या फॉल्स चूज करना हो, ठीक है। एंड इफ फंक्शन हैज द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा? हम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट में लॉजिकल टेस्ट, फिर कॉमा, फिर वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। तो जो भी होगा वो आ जाएगा। लॉजिकल टेस्ट
तो द वैल्यू और एक्सप्रेशन दैट इज डिटरमाइंड टू बी ट्रू और फॉल्स दिस रिक्वायर्स द यूजेज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो एक लॉजिकल टेस्ट भी होगा, वही लॉजिकल टेस्ट हम यहाँ पे डाल रहे हैं। उसके बाद वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, वैल्यू अगर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। चलिए, अदर यूजफुल फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमें डेट और टाइम का फंक्शन मिलता है, ठीक है, जिसमें हम डेट या टाइम अपना लिखवा सकते हैं एक्सेल में। उसी तरीके से हमें मैथमेटिकल फंक्शन में सम अप का फंक्शन मिलता है, राउंड अप का फंक्शन मिलता है। जैसे हमारा कोई 22.2222 आ रहा है तो उसको राउंड अप करना है, तो उसके लिए हम राउंड अप का फंक्शन यूज करेंगे। उसी तरीके से काउंट का फंक्शन होता है कि कहाँ पे किन सेल में कितनी बार 22 आ रहा है वो काउंट करना, तो हम काउंट का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो हर एक को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो जो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल क्या होती है? द पाइवोट टेबल फीचर्स अलाउस अस टू क्रिएट अ क्रॉस टेबुलेशन समरी ऑफ डेटा। तो ये हमारी एक क्रॉस टेबुलेशन समरी निकालने के लिए डेटा की मदद करती है, इन विच हेडिंग कैन सब्सिक्वेंटली मूव टू गिव डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा। तो जिसमें अलग अलग हेडिंग हमें डिफरेंट व्यूज दिखाती है डेटा के, ठीक है। चलिए, तो एडवांटेज क्या होता है पाइवोट टेबल का या रिपोर्ट का? तो क्वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन यूजर फ्रेंडली बेस। तो अगर हमें कोई बहुत बड़ा डेटा है उसको अपने हिसाब से देखना है तो हम पाइवोट टेबल का यूज करके उसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक यूजर फ्रेंडली वे में दिखाती है। Expanding and collapsing levels of data to focus on result and providing from details to the summary of data for areas of interest। तो जैसे हमारे पास डेटा है, हमें उसकी समरी देखनी है या मेन चीज देखनी है, तो वो हम इससे देख सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटिंग कंसाइज, अट्रैक्टिव एंड एनोटेड ऑनलाइन और प्रिंटेड रिपोर्ट्स। तो इसके थ्रू, पाइवोट टेबल के थ्रू हम एक अट्रैक्टिव या ऑनलाइन प्रिंटेड रिपोर्ट इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की हम बात करें तो फिल्टरिंग, शॉर्टिंग, ग्रुपिंग एंड कंडीशनली फॉर्मेटिंग द मोस्ट यूजफुल एंड द इंटरेस्टिंग सबसेट ऑफ डेटा टू इनेबल अस टू फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट। तो पाइवोट टेबल की मदद से हम फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें नेम वाइज शॉर्टिंग करनी है, डेट वाइज शॉर्टिंग करनी है, वो कर सकते हैं। हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं कि जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है तो वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। या फिर हम कुछ वैल्यूज को सेम कलर से करना चाहें, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं पाइवोट टेबल की मदद से। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज कह रहा है मूविंग रोज टू कॉलम और कॉलम्स टू रोज और पाइवोटिंग टू सी डिफरेंट समरीज ऑफ द सोर्स डेटा। तो इसके थ्रू हम जो है अलग अलग सेल्स में जाकर के उसके डेटा को समराइज कर सकते हैं, उसका सोर्स डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है द यूज ऑफ पाइवोट टेबल रिपोर्ट इज टू एनालाइज रिलेटेड टू टोटल्स when we have a long list of figures to sum and to compare several facts about each figure। ठीक है, तो जैसे हमें कोई कंपैरिजन करना है या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, फिगर्स हैं जिनका हमें सम करना है, तो उन सब चीजों के लिए भी पाइवोट टेबल हमारी बहुत मदद करती है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाइवोट टेबल की मदद से हम अपने डेटा को इजिली एनालाइज कर सकते हैं, एक रिपोर्ट अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको कंप्राइज अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, अपने डेटा को समराइज अच्छे से कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो पाइवोट टेबल के मिलते हैं, ठीक है। तो आज मैंने इस चैप्टर में आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स बाय हर्षिता में इसका PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।